So hello everyone, let's discuss about the how to fill SSQ फॉर्म। स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर फॉर्म को कैसे फिल करना है इस लेक्चर हम सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके अंदर मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड नहीं करना। हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत ही जोर दे के कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर यहाँ पे आप माइनर सी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करते हैं तो इससे आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। ठीक है, तो इसको फिल करने से पहले थोड़ा सा अच्छे से आप थोड़ा सा आंखें खोल के इसको देखिएगा और दिमाग खोल के, ताकि जरा सी भी मिस्टेक इसमें ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट हेल्ड लिखना है। कौन सी अपॉइंटमेंट नियुक्ति, कौन से पद के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है? IBACIO के लिए। किसके लिए? IBACIO के लिए। यहाँ पे आपको कार्यालय ऑफिस का नाम लिखना है। तो जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको कौन से ऑफिस का नाम लिखना है। बेसिकली IB का ही ऑफिस होगा, लेकिन क्या प्लेस होगा, वो डेजिग्नेशन वगैरह वो सारी चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी आपको। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम में आते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय शुड एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट ईच हेडिंग इज फुली एंड करेक्टली गिवन। मतलब कि पूरी जानकारी देनी है आपको और सही जानकारी देनी है। ठीक है, दूसरे कॉलम में आते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर ये जानकारी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने बोला था, बहुत जोर दिया था कि इस फॉर्म में आपको बिल्कुल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड कॉलम में आते हैं। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। बहुत ही ईजी चीज़ है। सरनेम लिखना है यहाँ पे फोरनेम लिखना है। फोरनेम मतलब आगे वाला नाम, सरनेम पीछे वाला नाम। यहाँ पे उर्फ अगर आप किसी अलियास नेम से बुलाते हैं तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। ठीक है, थर्ड कॉलम, थर्ड के सी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नेम एट बर्थ इफ डिफरेंट एंड एनी अदर नेम्स सरनेम्स यूज्ड एट एनी स्टेज। मगर अगर आपका नाम जो है वो कुछ अलग नाम था बर्थ पे और अभी जो डॉक्यूमेंट में कुछ अलग नाम है, तो यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को भी आपको लिखना है कि जन्म का नाम यदि कोई दूसरा या अन्य नाम उपनाम किसी भी समय प्रयोग करते थे तो उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको फिल करनी है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं समझता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ में आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। एड्रेस मेंशन करना है। कौन सा एड्रेस मेंशन करना है? सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस मतलब वर्तमान पता, जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। ठीक है, तो उनका वर्तमान एड्रेस क्या हो गया? दिल्ली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। हाउस नेम हो गया, लोकेलिटी हो गया, टाउन, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जो भी आपके पास है आपको फिल करना है। बहुत ही ईजी चीज़ है, प्रेजेंट एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब स्थायी पता। ठीक है, स्थायी पता मतलब जहाँ के आप निवासी हैं। राजस्थान का कोई दिल्ली पे आके रह रहा है तो दिल्ली क्या है हमारा प्रेजेंट एड्रेस, राजस्थान में एड्रेस जो है वो है हमारा परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर आ गया, फिर आपका स्ट्रीट आ गया, विलेज वगैरह, पुलिस स्टेशन, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे मेंशन करना है। बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ये देखो, ये जो तीसरा वाला है, ये चौथे का तीसरा चल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये चौथा था कॉलम, चौथा एड्रेस में चौथे का तीसरा पार्ट चल रहा है और तीसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मूल रूप से भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश के निवासी हों। मतलब क्या है इसका कि इफ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया, मतलब कि अगर हम इंडिया को छोड़ के किसी और देश के मूल निवासी हैं। लेट्स से अगर हम बांग्लादेश में रहते थे, हम मतलब अगर मैं छोटा था बांग्लादेश में रहता, वहां से माइग्रेट करके हमारे पापा वगैरह सब इधर आ गए, मैं नहीं था, अगर इधर आ गए तो मेरा मूल निवास कहाँ हो गया? मेरा मतलब मूल कंट्री कौन सी हो गई? बांग्लादेश। तो वहां पे आपको ये चीज मेंशन करनी है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे डेफिनेटली IB के अंदर भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से बाहर का है। ठीक है, वो माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, चाहे वो रेफ्यूजी के उससे आए हो चाहे वो वैसे आए हो। ठीक है, और यहाँ पे आके सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे वहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली
उन्होंने सिटीजनशिप जो इंडिया की है गेन कर ली, तो उनको यहाँ पे अपना जो मूल रूप से जहाँ के थे उस कंट्री का सारी चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है? एड्रेस। तो ये कॉलम अगर जो बेसिकली इंडिया का ही है, इंडिया में ही पैदा हुआ है, तो उसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, नॉट एप्लीकेबल है उसके लिए। लेकिन अगर कोई बाहर का है, वो इंडिया आया है और माइग्रेट करके आया है, सिटीजनशिप ले ली, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस लिख लिया, कंट्री का नाम जहाँ के हैं वहाँ का हाउस नंबर, वहाँ की लोकेलिटी, स्ट्रीट, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, कब इंडिया में आए थे, कौन से चेक पोस्ट से आए थे, कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर कब इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी कब तक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का है ओरिजिनली कहीं बाहर से नहीं आया, उसके लिए नॉट एप्लीकेबल। समझ आ गया इतना? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा सा इजी भी था और अनईजी भी था, क्योंकि बच्चे क्या करते कि सोचते ये यहाँ तक है, बाकी यहाँ पे पासपोर्ट वाले में वो क्या करते अपना इन्फॉर्मेशन भर देते कि हाँ मेरे पास तो पासपोर्ट है। तो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो बाहर से आए हैं, इंडिया से बाहर से। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। अब यहाँ 5th कॉलम में हम आ गए हैं। 5th में आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद प्लेस कौन सा भरेंगे? प्लेस तो हमने पहले ही भर दिया। कौन सा प्लेस भरा था? हमने अपना मूल निवास भी भर दिया था, मतलब हम जहाँ स्थायी पता है वो भी भर दिया था, प्रेजेंट एड्रेस भी भर दिया था। तो यहाँ पे क्यों कह रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप पैदा कहाँ हुए थे, ठीक है। तो जहाँ पे पैदा हुए थे उस प्लेस का नाम लिखना है। अब कोई बच्चे होंगे बोलेंगे सर मैं तो जैसे मैं खुद कहूँ कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पापा मेरे को यहाँ पे लेके आ गए थे, लेकिन मैं पैदा कहाँ हुआ था? मैं राजस्थान में हुआ था, तो मैं वहीं का एड्रेस लिखूंगा। फर्स्ट में मैंने बोला था क्या, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी नहीं छुपाना। लिखो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो है। यहाँ पे वो हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, वो सारी चीज़ें, नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद आ जाओ 7th कॉलम में। यहाँ से थोड़ी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होनी चालू हो गई थी और बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखने पर्टिकुलर्स ऑफ क्लोज रिलेटिव। जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें कुछ विवरण देना है। क्लोज रिलेटिव में हमारे माता पिता आ गए, ठीक है। सबसे पहले देख लो क्या क्या चीज़ें देनी है। पापा का नाम दे दिया, मम्मी का नाम दे दिया, ठीक है। नेशनैलिटी कहाँ पे है? नेशनैलिटी मतलब बाय बर्थ वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं तो इंडिया लिखना, अगर कहीं बाहर के हैं तो बाहर लिखना। जिनके लिए ये एप्लीकेबल होगा उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद स्थान, देश और जन्म की तिथि, ठीक है, वो सारी चीज़ लिखना। प्लेस, कंट्री और डेट ऑफ बर्थ उनका वो लिखना। डेट ऑफ बर्थ जो आधार पे लिखा हो वो लिखना, क्योंकि जो पुराने लोग हैं बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उनका होता नहीं है। ये प्रॉब्लम तो आम है ना इंडिया के अंदर की, जो पुराने लोग हैं जैसे हमारे मम्मी पापा हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो जो आधार पे लिखी है, वोटिंग कार्ड पे लिखी है, वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो लिखना। अगर फार्मर है तो फार्मर लिख देना, अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं तो उसका डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, वो सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है ये प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। अगर ऐसा हो सकता है कि इन केस किसी के जो फादर हैं उनकी मृत्यु हो गई हो, तो यहाँ पे जो लास्ट होम एड्रेस था वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्थायी पता आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई वाइफ है उसका हस्बैंड है, तो उसके बारे में यही सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। बेटा है तो वो करनी है, डॉटर है तो करनी है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये भी सिंपल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं ब्रदर के बारे में, ठीक है। ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये बहुत ही रेयर होगा जो भरेगा। अब ब्रदर के बारे में भी इजीली भर लेंगे, लेकिन सिस्टर के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी वो हो जाती है कि मेरी सिस्टर मैरिड है ना। ऐसे ही तो होता है कि क्या हुआ कि हमें भरना है, अब हम कैसे भरें, हमारी तो सिस्टर मैरिड है। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला ना कि जो मैरिड सिस्टर उनका मत भरो, जो आपकी सिस्टर है उसके बारे में यहाँ पे भरो, ठीक है। जो जो चीज़ पूछी है, प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है, क्या काम करते हैं, वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे थी। नेम, नेशनैलिटी, प्लेस, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, जो अभी पापा के बारे में चीज़ें लिखनी थी वही वहाँ पे लिखनी है, जो सिस्टर के लिए एप्लीकेबल हो। अगर सिस्टर ससुराल में रहती है, ससुराल का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बी में, ठीक है। 7th हो गया हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ क्लोज रिलेटिव। उसके बाद आ जाओ बी में। बी है हमारा, ये 8th है, वैसे बी नहीं है, ये 8th है। 8th कॉलम में आ जाते हैं। 8th कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारे पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेटिव, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो, रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्लोज रिलेटिव हमारा हो गया, अब यहाँ पे रिलेटिव्स, ठीक है। चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह, वो सारे मामा, मुम्मा, ये सारे हमारे कौन है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है।
इनके बारे में लिखना है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे नॉन इंडियन हो, चाहे बाहर के हो, ठीक है, उनके बारे में लिखना है। कोई अगर फॉरेन मिशन में काम कर रहा हो या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। देखो अब फॉरेन मिशन में सोचोगे कि यूएन मिशन में गया हो तो उसी के बारे में लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। नहीं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज भी आती है, ठीक है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज भी आती है। तो अगर कोई भाई, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है कि हर घर में 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो विदेश में काम कर रहे होते हैं, बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या करना है, उनके बारे में यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स लिखने हैं उनके बारे में, ठीक है। क्या लिखना है, नेम उनका, नेशनैलिटी, अगर इंडियन ही नेशनैलिटी तो इंडियन लिख देना, अगर वहाँ पे जाके वो बस गए हैं, वहाँ पे घर वर खरीद लिया है तो वहाँ की नेशनैलिटी लिख देना। उसके बाद क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन वगैरह, ऑफिशियल एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें A to Z मेंशन करनी है। अब आप सोचेंगे कि यार मेरी तो बुआ है, बुआ का लड़का है, मतलब मेरा कज़न है, वो वहाँ पे नीदरलैंड में काम कर रहा है, तो उसके बारे में मैं लिखूं क्या, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेटिव्स, और वो आपका रिलेटिव है, इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है उसका, कहाँ रहता है, और परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ सेकंड में, आ जाओ सेकंड में है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन लिविंग ओवरसीज, ठीक है, विदेश में रह रहे हैं, वो काम वाम नहीं कर रहे अब वो रह रहे हैं वहाँ पे। इफ यस प्लीज गिव फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ वन, ठीक है। अब कोई वहाँ पे जाके रहने ही लग गया, बस ही गया वहाँ पे जाके, तो उसके बारे में लिखना है, नेम लिखना है फुल में, रिलेशनशिप तुम्हारा क्या लगता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस विद एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है, यूएस का है तो यूएस, अगर नीदरलैंड का है तो नीदरलैंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ 8th के 3rd में, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, मेरा जो स्टूडेंट था उसने मेरे से इसके बारे में पूछा था कि वो स्टार्टअप करता था, बोला सर मैं तो एमएनसी, यहाँ पे एमएनसी लिखा हुआ है तो मेरे को फिल करना पड़ेगा, मैं तो स्टार्टअप टाइप ऑफ कुछ कर रहा था। तो देखो यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो एमएनसी, हम एमएनसी बोलते हैं तो हम सोचते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी वो है जो बहुत सारे देशों के अंदर है, जैसे नाइकी होगी, जैसे एप्पल हो गई, बहुत सारे देशों में ना, तभी तो कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, जो बहुत सारे नेशंस के अंदर है। स्टार्टअप तो इंडिया में थी ना, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं करना अपने स्टार्टअप वगैरह के बारे में। एमएनसी में अगर तुम जॉब करते थे मल्टीनेशनल कंपनीज में, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। पहले खुद के बारे में लिखना है, नाम लिखना है अगर करते हो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल चीज़। उसके बाद नेम एंड एड्रेस लिखना है, जहाँ पे काम करते थे, एम्प्लॉयज आईडी वगैरह, कब से कब तक करते थे, और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। सेम अपने रिलेटिव्स के बारे में, इंक्लूडिंग अदर रिलेटिव्स, मतलब भाई बहन, स्पाउस वगैरह को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के, और कोई भी रिलेटिव अगर एमएनसी में है तो उसके लिए भी एक कॉलम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर तुम सोचोगे कि क्यों मैं अपना पेन चलाऊं, कि यार वो तो मेरे ताऊ का लड़का है और ताऊ के लड़के का बेटा है जो एमएनसी में काम कर रहा है, लेकिन है वो रिलेटिव, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ 8th के 4 पे, इफ द कैंडिडेट इज इन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, अगर मैं आईबी का क्लियर करता तो मेरे लिए एप्लीकेबल होता। तो ये हो गया, इफ द कैंडिडेट इज वर्किंग डिफेंस सर्विसेज, अगर डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे तो तुम्हारा जो सर्विस नंबर होता है वो लिखना है, और जो रिकॉर्ड ऑफिस एड्रेस है जहाँ पे था वो लिखना है, ठीक है। ये चीज़ जो डिफेंस वाले हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 9th वाले कॉलम में, ठीक है। 9th वाले कॉलम में लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ही थे, कार्यकर्ता ही थे या मेंबर थे, तो उसके बारे में लिखना है। पार्टिसिपेट करा था किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। हाँ करोगे तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, और अगर करा है तो यहाँ पे हाँ ही करना। कई ऐसा होता है कि युवा मंच के नेता बन गए, जो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं ना कॉलेजों वगैरह में, कि युवा, ये हमारे युवा नेता, ये हमारे ये वाले नेता, वो वाले नेता, ये हमारे कार्यकर्ता, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे वो मेंशन भी करना है। छुपाना कुछ भी नहीं है, क्या चीज़, छुपाना कुछ भी नहीं है। उसके बाद देख लो नेक्स्ट आता है, आर यू अवेयर इफ एनी ऑफ योर रिलेटिव मेंशन इन कॉलम 7, जो कॉलम 7 था हमारा ये वाला, ये हो गया 6ठा, और ये हो गया हमारा 7वां। देखो ये है कॉलम 7, ये कौन सा है, कॉलम 7। इस रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, वो कौन से रिलेटिव्स की, क्लोज रिलेटिव की। कॉलम 7 मतलब क्लोज रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि इफ कहाँ गए हम, यहाँ पे थे, है ना।
आर यू अवेयर इफ एनी ऑफ योर रिलेटिव मेंशन कॉल नंबर 7 हैज एवर बीन अ मेंबर और वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन। वही सारी चीज अगर तुमने पॉलिटिकल पार्टी और के मेंबर थे, कार्यकर्ता थे, तो उसके बारे में मेंशन करना है यहाँ पे, यस और नो। अगर वही क्लोज रिलेटिव जो तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह या भाई बहन, अगर तुम्हारा बेटा है या बेटी है, अगर एप्लीकेबल है, तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है कि हाँ भाई मेरे पापा हैं, वो कार्यकर्ता है, वो इसके मेंबर है, वो उसके मेंबर है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। अभी मेंशन नहीं करनी, अभी बस यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करनी है, कहता है अगर इफ द आंसर टू ए एंड और बी यस गिव द फॉलोइंग डिटेल्स। अगर यस है ए और बी दोनों में से किसी का भी आंसर, तो यहाँ पे उस चीज की फॉलोइंग डिटेल दो। डिटेल क्या देनी है कि पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेटिव की, कौन सा रिलेटिव, अगर तुम हो तो सेल्फ लिख देना। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सा राजनीतिक संगठन था, पार्टी थी जिसके तुम मेंबर थे, या फिर तुम्हारे क्लोज रिलेटिव कॉल नंबर 7 वाले थे, उसके बारे में लिखना है। क्या काम करते थे, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या थी, वो लिखना है यहाँ पे। पीरियड कब तक था, पीरियड ऑफ मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब किस पीरियड में तुमने पार्टिसिपेट किया था। प्लेस कौन सा था, कौन से प्लेस पे पार्टिसिपेट किया था। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफिस, अगर कोई जैसे तुम्हें युवा मंच का नेता बना दिया था, तो ऐसा कोई ऑफिस हेल्ड किया हो तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ए और बी मतलब कि तुम और तुम्हारे जो क्लोज रिलेटिव फैमिली वाले, ठीक है, उनके बारे में। ये हो गया हमारा नोवा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मैं समझता हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं 10वें में। अब आते हैं हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ एनी कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक तो क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मंदिर वगैरह ये सारी चीजें आ चुकी है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। विच इज एसोसिएटेड विद और असिस्टेड बाय फॉरेन मिशन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो कोई ऐसा कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह है जो फॉरेन फंडेड है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे फॉरेन मिशन और ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेड बाय, ठीक है, वहां से फंड आ रहा हो, वहां से असिस्ट हो रहा हो, उसके अगर मेंबर वगैरह थे तो उसके बारे में यहाँ हाँ या ना लिखना है। उसके बाद सेकंड में आ जाओ 10वें के, आर यू अवेयर वेदर एनी ऑफ योर रिलेटिव, ठीक है। अब तुम्हारे बारे में हो गया, अभी तुम्हारे रिलेटिव के बारे में, वही कॉलम नंबर 7 के बारे में, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच एसोसिएटेड, वही सारी चीजें कि अगर तुम या तुम्हारी फैमिली में कोई, ठीक है, तुम हो तो ये हो गया हमारा तुम वाले सेल्फ वाला, ठीक है। अगर फैमिली में कोई सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन मिशन या ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेड है, यहाँ पे एनजीओ वगैरह वो सारी चीजें आ जाती हैं, या फिर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कल्चरल आ गया ना वहाँ पे, वो फॉरेन फंडेड हो और तुम उससे एसोसिएटेड हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर कोई तुम्हारा फैमिली वाला है कॉलम नंबर 7 वाला, तो यहाँ पे मेंशन करना है यस में, ठीक है। नहीं है तो नो मेंशन कर देना। आर यू और हैव बीन अ मेंबर ऑफ एनी क्लब, सोसाइटी और अदर सच बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कल्चरल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कि क्लब, सोसाइटी और एनी सच बॉडीज, वहां के कुछ मेंबर हो तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया, पहले था सोशल और कल्चरल चल रहा था, उसके बाद क्लब और सोसाइटी वगैरह, जो सोसाइटी में भी मेंबरशिप होती है उसके भी अगर रहे हो तो उसके बारे में मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी का भी आंसर यस हो तो यहाँ पे उसका ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, सोसाइटी जो भी था उसका नाम लिखो, किस पद पे थे तुम वहाँ पे, सेक्रेटरी वगैरह जो भी थे, मेंबरशिप का पीरियड क्या था, पोस्ट कौन सी थी तुम्हारी, एक्टिव है या नहीं है, या फिर एक्सपायर हो गई उसकी मेंबरशिप, और रीज़न बताओ अगर तुमने उस मेंबरशिप को छोड़ दिया कि क्यों छोड़ा, ठीक है। वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, और अगर कोई रिलेवेंट डिटेल है जो तुम्हें लगता है बतानी चाहिए तो उसको भी बताओ, ठीक है। तो ये जो 10वां था ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शायद मिल जाएंगे ऐसे जो ये जो सी वाला पॉइंट है इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को नहीं छुपाना, तो अगर कुछ है तो वहाँ पे लिखना, ऐसा मत सोचना कि पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो वेरिफिकेशन फॉर्म, ये एकदम रियल स्टोरी है कि ये वेरिफिकेशन फॉर्म में जरा सी भी चीज़ तुम छुपा लेते हो और वो वेरिफिकेशन में पकड़ी जाती है तो सीधा टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और हुए हैं ऐसे टर्मिनेट भी। अब आ जाओ 11th में आ जाते हैं हम, तो थोड़ा जल्दी से इस फॉर्म को देख लेते हैं। लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस with period of residence where you have resided for more than 1 year, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
कि अगर उस स्थान का विवरण दो, उस स्थान के बारे में बताओ जहां तुम 1 साल से ज़्यादा रहे हो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर में अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हो तो यहाँ पे लिखो। अब तुम बोलोगे सर मैं गोवा गया था घूमने के लिए 1 महीने के लिए, तो उसके बारे में लिखूँ क्या यहाँ पे? देखो मैंने बोला ना यहाँ पे मोर देन 1 ईयर है, तो तुम गोवा तो 1 महीने के लिए गए थे, 1 साल के लिए गए होते तो लिखना पड़ता है। 1 दिन के लिए गए हो तो मत लिखो, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आधे महीने के लिए घूमने जाते हैं तो उसके बारे में कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो ये हाइडिंग द फैक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो तुम तो 1 महीने के लिए गए थे सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाओ, लिखा हुआ है इफ यू हैव स्टेड अब्रॉड गिव पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर, बताओ रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर मैं वहाँ गया था घूमने के लिए अपने भाई के पास, जो मेरा कज़न है उसके पास घूमने गया था, तो वहाँ तुम 1 महीने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है मोर देन 1 ईयर, तो उसके बारे में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर तुम कहीं भी रहे हो, चाहे देश में रहे हो तो ऊपर की यहाँ पे लिख देना, विदेश में रहे हो तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल के होने के बाद नीचे में यहाँ पे, ठीक है। मोर देन 1 ईयर का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो मेंशन करना है। 1 महीने 2 महीने 10 दिन के लिए तुम नानी के घर चले गए और बोलोगे कि सर मैं गया था 10 दिन के लिए अपनी नानी के घर, चाची के घर गया था, वो मत लिखना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 12th पे आ जाओ। अब शायद हमारा फॉर्म खत्म भी होने वाला है, चलो लास्ट ही रह रहा है। 12th पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू एवर हैड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एन ऑफिशियल ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। अगर तुम कहीं जैसे लेट से तुम इससे पहले एमईए में वगैरह में जॉब करते थे, आईबी में आने से पहले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम ऑफिशियल ड्यूटी को छोड़ के अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट में थे किसी फॉरेन कंट्री के ऑफिशियल से, तो उसके बारे में लिखो यहाँ पे, ठीक है। हो जाता है कभी जैसे कि अगर कोई जैसे यूएन मिशन वगैरह जाते रहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में, अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज का कोई वहाँ पे पर्सन हो, उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे कि लेट से तुम पैरामिलिट्री में काम करते हो और यहाँ से यूएन मिशन गया है, ठीक है, और तुम यूएन मिशन से यूएस चले गए, ठीक है। यूएस में जाके तुम्हारे जो वहाँ का जो फॉरेन कंट्री का जो कोई भी ऑफिशियल होगा उससे कॉन्टैक्ट बन गए, पर्सनल रिलेशन बन गए और उसके कॉन्टैक्ट में तुम हो, ठीक है। हैड यू एवर हैड, आए थे, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है ऑफिशियल ड्यूटी को छोड़ के, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद 13 आ गया, देखिए यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी की, ऑफिशियल ड्यूटी से मिले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद 13 में आ जाओ, 13 में लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर ऐसा एप्लीकेबल है ये वाला, तो प्लीज गिव फुल नेम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस इंक्लूडिंग डिफेक्टो स्पाउस। अगर एप्लीकेबल होता है तो उसका फुल नेम दीजिए, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए एंड ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस की, उसकी स्पाउस भी क्या करती है वो भी बताइए, ठीक है। हैज दिस पर्सन मतलब यहाँ पे स्पाउस की बात कर रहे हैं, विजिटेड और रिसाइडेड एनी ओवरसी कंट्री और हैज हिज और हर रिलेटिव रिसाइडिंग ओवरसी, इफ यस प्लीज गिव डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है हैज दिस पर्सन, ये जो पर्सन, इस पर्सन मतलब स्पाउस की बात कर रहे हैं, विजिटेड अगर कोई विजिट कर रहा है, रिसाइड कर रहा है ओवरसी कंट्री में, दूसरी कंट्री में, या फिर उसका कोई रिलेटिव है रिसाइडिंग कर रहा है ओवरसी में, तो यहाँ पे उसकी भी डिटेल देनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई तक यहाँ पे पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बनता तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है, घबराना मत कि इतनी डिटेल पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे बता देना क्लियरली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 14 में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एनी अदर पर्सन ओवर 18 ईयर रिसाइडिंग विद यू, इफ यस प्लीज गिव डिटेल्स रिगार्डिंग नेम इन फुल, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशन। अगर आप 18 साल से बड़ा कोई व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में सारी चीज़ डिटेल आपको लिखनी है। कौन कौन सी डिटेल, उसका पूरा नाम लिखना है, डेट लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलेशनशिप लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और वहाँ उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि उसके बारे में भी आपको टोटली डिटेल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 14 की सेकंड में है हैज़ एनी पर्सन ओवर 18 ईयर रिसाइडिंग विद यू विजिटेड और रिसाइडेड इन ओवरसी कंट्री। अगर तुम्हारे साथ कोई 18 ईयर से
ज़्यादा का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रह रहा है और वो विजिट उसने विदेश ओवरसी वगैरह में रहता हो या विजिट करा हो, तो उसके बारे में भी तुम्हें डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 वाला। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये पूछा है सिंपली कि कोई तुम्हारे साथ कोई 18 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई वो रहता है आदमी, लेट से अगर तुम प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हो तो कोई वहाँ पे रह रहा है, तो उसके बारे में ये डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी और ये चीज़ यहाँ पे पूछी है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ओवरसी वगैरह गया तो उसकी भी डिटेल तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी। 15th में आ जाओ अब। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि प्लीज़ गिव डिटेल्स इफ़ यू हैव एवर बिन। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा देख लेना। तुम्हें यहाँ पे अपने बारे में डिटेल देनी है। अगर तुम्हें कभी अरेस्ट किया है तो, परसिक्यूट किया है तो, डिटेंशन में रखा है तो, जेल में गए हो तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कीप अंडर डिटेंशन, नज़रबंद करा है तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज बिफोर अ कोर्ट विद एन ऑफेंस फॉर विच यू वर कन्विक्टेड, कंडीशनली डिस्चार्ज, प्लेस्ड ऑफ प्रोबेशन और बाउंड ओवर और एक्विटेड। ठीक है, किसी न्यायालय ने आप पर किसी जुर्म का आरोप लगाया कि लेट से अगर कुछ तुम्हारे पास केस, तुम्हारे ऊपर कुछ केस बना और कोर्ट ने उसे प्रूव कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने बोला ये जुर्म है। ठीक है, ये आरोप नहीं है, ये जुर्म है, इसके लिए आप पर मुकदमा चला है, आप सशर्त छूटे हैं, परिवीक्षा पर रहे हैं। सॉरी फॉर मेरी बैड हिंदी, थोड़ी सी हिंदी कमज़ोर है। मतलब वही है कि अगर आपको अगर चार्ज करा है, कन्विक्ट करा है और फिर आप प्रोबेशन पे छूटे हैं, मतलब वो जो बेल वगैरह है उस पे छूटे हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में टोटली चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अगर कोई केस वेस चल रहा है भैया आपका, तो यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर देना और कुछ नहीं है ये। ठीक है, उसके बारे में टोटली डिटेल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 15th वाला। उसके बाद यहाँ पे आ गया ई में आ जाओ इसकी 15 के। अगर तुम्हें किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार्ड करा है, डिस्क्वालीफाई करा है, तो उसके बारे में भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो NA नॉट एप्लीकेबल लिख दो। ठीक है, ऐसे करके नॉट एप्लीकेबल ये लिख दो ना। ठीक है, बस सिंपल है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया था। अगर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से तुम्हें डिबार्ड करा है कि तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जाम और रस्टिकेटेड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वाला देख लो, कोई बदमाश बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में थोड़ा हुड़दंग करते हैं, वहाँ पे उनको रेस्टिकेट कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन तुम्हें मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, रेस्टिकेट किया है तो यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज और डिसमिस्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। अगर देखो तुम्हें कहीं डिस्चार्ज या डिसमिस कराया किसी एम्प्लॉयमेंट से, तो उसको यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, एक बच्चा और था वो NOC के वगैरह बारे में कुछ बोल रहा था, उसका NOC का इशू था, तो यहाँ पे अभी NOC के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज और डिसमिस्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। अगर तुम्हें डिस्चार्ज कराया, डिसमिस कराया, तो यहाँ पे लिखो उसके बारे में। वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड, विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ और अदरवाइज, मतलब अगर डिस्चार्ज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ऊपर तो क्या था एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर तुम्हें डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड और विदड्रॉ करा है, तो उसके बारे में तुम्हें अपनी पर्टिकुलर्स यहाँ पे देनी है। मतलब अगर ट्रेनिंग कर रहे थे और वहाँ से तुमने वहीं से तुम्हें निकाल दिया, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में 16, इज एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडिंग सिविल लिटिगेशन और एनी अदर अथॉरिटी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ठीक है, अगर कोई केस की इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग चल रही है, ऊपर क्या था, वहाँ तो कन्विक्ट हो गए थे, तुम्हें जेल वेल में डाल दिया था, तुम प्रोबेशन में बाहर थे। ठीक है, उसमें पैरोल में बाहर थे। अब यहाँ पे बोल रहा है इंक्वायरी चल रही है तुम्हारी। ठीक है, पेंडिंग है तुम्हारे अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में चाहे वो सिविली लिटिगेशन हो, जरूरी क्रिमिनल लिटिगेशन चल रहा है, सिविल भी चल रहा है तुम्हारे अगेंस्ट, पेंडिंग है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, या फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको भी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा देख लेना भाई, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी ऐसा ही था, तो मैं क्या करता था, ऐसे ही भाग जाता था और फिर वो मेरे खिलाफ डी वगैरह चला देते थे। तो वो बच्चे, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, डिपार्टमेंट में मेरी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखा है ना, देखो ये यहाँ पे और लिखा हुआ है बीच में। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ या फिर
एनी अदर अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आओ 17 में, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्योंकि कुछ बच्चे निकलेंगे इसमें भी ऐसे कि जो अपने डिपार्टमेंट से हुड़दंग मचा के सोच रहे होंगे कि अब मैं इधर आईबी में जाऊंगा और उस डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चलने दूंगा, तो यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। ठीक है, अब 17th में आ जाओ कि हैव यू एवर बीन अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि तुम्हें कभी बंदी बनाया है क्या, प्रिजनर ऑफ वॉर और हेल्ड इन एनिमी कंट्री फॉर एनी ड्यूरेशन। तो यहाँ पे फौजी वगैरह कोई होगा यहाँ पे तो उसको उसके लिए एप्लीकेबल होता है कि गया हो कहीं लड़ाई पाकिस्तान वगैरह में करने के लिए, वहाँ पे पकड़ लिया हो, प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया हो, तो उसके बारे में यहाँ पे उसे मेंशन करना होगा। ठीक है, एक्स सर्विस मैन के लिए बेसिकली शायद ये होगा। उसके बाद 18th में आ जाओ, हैव यू और योर वाइफ एनी डेप्ट और आउटस्टैंडिंग लोन, इफ सो गिव डिटेल। ठीक है, अगर लोन वोन ले रखा है तो यहाँ पे तुम्हें देना डिटेल देनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग डेप्ट या लोन है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे अगेंस्ट हो चाहे तुम्हारी वाइफ के अगेंस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया है एक, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि अगर इंटरेस्ट फ्री है, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्योरली टेम्पोररी लोन ऑफ स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो रिलेटिव से, देखो छोटा सा अमाउंट कोई ले रखा हो और उस पर ब्याज नहीं दे रहे हो तुम, ठीक है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो रिलेटिव से ले रखा हो, दोस्त वगैरह से ले रखा हो, या क्रेडिट अकाउंट वगैरह उससे ले रखा हो, बोनाफाइड ट्रेडमैन जो भी होता है, साहूकार वगैरह उससे ले रखा हो, तो वो चीज़ यहाँ पे ट्रीट नहीं होगी कि ये लोन है, इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, बस ये कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा कि अगर तुमने कर्जा वगैरह ले रखा है तो थोड़ा मेंशन कर दो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि तुम उधार ले रखा है तुमने और तुम बताओगे नहीं, बताना पड़ेगा, कहीं तुम डिपार्टमेंट में आके भी उधार लो तो सॉरी फॉर, थोड़ा सा होना चाहिए, मजाक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18th वाला कि अगर उधार वगैरह ले रखा है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। नो डिटेल्स विल बी नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन ऑब्टेन्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, लोन वगैरह लेने से पहले थोड़ी परमिशन वगैरह फॉर्मेलिटी होती है, एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में बोल रखा है कि अगर ले रखी है तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यही तो बोला है कि नो डिटेल्स विल बी नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन ऑब्टेन्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए गए किसी ऋण के बारे में कोई विवरण आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाओ 19th में, अब खत्म होने वाला है। 19th में लिखा हुआ है स्टेट द सोर्स ऑफ योर इनकम एंड दैट ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली गिवन ऑल डिटेल। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बताओ अपना या अपनी फैमिली का, सबका। ठीक है, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारी फैमिली के बाद, फार्मर है तो फार्मर से आ रहे हैं, जॉब में है तो जॉब से आ रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस से आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ 20th पे, ये भी इजी था। 20th है मेंशन डिटेल्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइक वगैरह के बारे में नहीं बताना, इमूवेबल मतलब घर वगैरह तुमने खरीद रखा है, ज़मीनें खरीद रखी हैं तो उसके बारे में पहले से बताना है। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड की कितने खेत हैं वो सारी चीज़ें बतानी है, अपना अपनी वाइफ का सबका बताना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 तक, और 20 तक की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है 21 में बता रखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रोविजन इन पैरा 1 and 2, कि हमने जो भी पैरा 1 and 2 में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में याद करो क्या लिखा था कि हर एक डिटेल को ट्रू और फाइन मैनर में बताएंगे, उसके बाद कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, हाइड करेंगे तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वही पैरा की ये बात कर रहा है कि मैंने वो पढ़ लिया है, और देखो यहाँ पे मैंने भी तुम्हें पढ़ के बता दिया है। उसके बाद 22 में आ जाओ, तुम सर्टिफाई कर रहे हो कि जो भी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो वो बेस्ट ऑफ तुम्हारी नॉलेज है, मेरी नॉलेज नहीं, तुम्हारी नॉलेज में बेस्ट है, तुम ही भरोगे ना इसे तो, और वो सारी चीज़ें सही है, और जो भी कुछ होगा तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, यही सारी चीज़ बेसिकली होती है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिख देना, प्लेस में जहाँ जिस प्लेस पे तुम होगे इसको भरते टाइम उस प्लेस को लिखना, डेट लिख देना जिस दिन भरोगे, और यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर देना। देखो कई बच्चे क्या होते हैं, सीख लो इस चीज़ का, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सीख लो कि जब साइन करते हैं, क्योंकि अभी भी आईजीपी चल रहा है, तो बच्चे को मैं बोलता हूँ कि पूरा आईजीपी का एक फॉर्म है, उसको उसको भर के साइन करना होता है, तो बच्चे यहाँ साइन करते हैं। ठीक है, यहाँ साइन नहीं करते, यहाँ साइन करते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड हमेशा ऊपर की साइड साइन करते हैं, नीचे साइन नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने पूरा SSQ जो फॉर्म है उसको भरना सीख लिया। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब जब फॉर्म भरो तो गलती बिल्कुल भी मत करना, और इधर उधर झाँक के पूछना मत, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना, बीइंग एन ऑफिसर। ठीक है, अब ऑफिसर बनने जा रहे हो तो मेरी तरफ से सब बच्चों को गुड लक, गुड विशेस।
अच्छे से इंटरव्यू देना, और जिन्होंने अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बेनिफिट देगा तुम्हें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस SSQ फॉर्म फिलिंग लेक्चर। थैंक यू।